अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त तबाही के धाने पर है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो घंटों में 35-35 रुपए बढ़ रही हैं। ऐसे में दहशतगर्दी की एक नई लहर, वो लहर जिसने आज पेशावर में एक मस्जिद को निशाना बनाया। इस निशाने से बहुत से पैगाम दिए गए। एक पैगाम ये कि कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान जब चाहे जहां चाहे पाकिस्तान के अंदर घुस करके वार कर सकती है, और दूसरा पैगाम ये दिया गया कि वो हमारे हसास इदारों को भी टारगेट बना सकते हैं। वो इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अपने टारगेट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर अटैक करने की कैपेसिटी रखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मरहले में खड़ा है जहां पर इंतखाबात अनकरीब होने वाले हैं। जितने भी लीडर्स हैं वो इंतखाबी मुहिम में जाने वाले हैं। इमरान खान साहब अनाउंसमेंट कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो अनकरीब अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर देंगे। मरियम नवाज पाकिस्तान आकर के अपनी अवामी राबता मुहिम का ऐलान कर चुकी हैं, जो कि 1.5 महीने पर मुहित है, और सब कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड पर है। और वो अवाम जो कि अगर इन बम धमाकों से, दहशतगर्दी की लहर से बच जाएगी, उसके ऊपर इस हुकूमत ने अपना महंगाई बॉम्ब गिरा दिया है। कल क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता, और जब किसी को कुछ नहीं पता होता, इसी को अनसर्टेनिटी की सूरत हाल कहते हैं। और अनसर्टेनिटी में, गैर यकीनी की सूरत हाल में मुल्क आगे नहीं बढ़ते। आगे कैसे बढ़ा जाएगा, पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है, यही जानने के लिए हमने आज का पैनल मुरतब किया है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हबीब अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और अब से थोड़ी देर में हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमें अंबर शमसी साहिबा भी ज्वाइन कर लें। उनकी भी हमारे साथ कमिटमेंट है, जैसे वो हमारे साथ रूबरू होंगी हम उनसे सवालों के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले सोलंकी साहब, मैं आपसे इस शो का आगाज़ करना चाहती हूँ। डॉलर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, मतलब पाकिस्तान की आवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, कहीं आने जाने के लिए पेट्रोल डलवाने की सकत नहीं है, और ऐसे में अब दहशतगर्दी भी आ गई। वो दहशतगर्दी जिससे हमें तो पता था कि भाई हमने तो बहुत से ऑपरेशंस करके उनसे किसी ना किसी तरह अपनी जान छुड़ाई, ये सब दोबारा कैसे हो गया? बीनिश पाकिस्तान 2014 से एक मुसल्लस है, एक इविल ट्रायंगल है जिसका शिकार है। एक है सबसे बढ़कर सियासी अदम इस्तेहकाम, दूसरा है गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुसलसल मुआशी बदहाली, और तीसरा है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी का आज का जो वाक़या है, उससे पहले आपने खुद ही बताया कि 24 दिसंबर 2014 को पेशावर के 16 दिसंबर 2014 के वाक़ये के बाद तमाम सियासी जमातों ने सर जोड़कर बैठे थे। उस वक्त जनरल राहील भी थे। जब ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया 20 नुकाती, और उसके बाद जो मुतअद्दिद ऑपरेशंस हुए, तो आपने देखा कि 2015-16 तक ये दहशतगर्दी जो है वो बड़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, ये वाक़यात ख़त्म हो गए थे। लेकिन फिर आपने देखा कि 15 अगस्त 2021 को जब हमारे महबूब अफ़गान तालिबान, जिनके लिए हम बहुत इतराते थे गलियों में कि ये आएंगे और हमारे सारे कौमी सलामती के मसाइल हल कर देंगे जी। उसके बाद आप ज़रा फिगर्स देख लें। जो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है उसकी फिगर्स ये हैं कि 2020 में जो वाक़यात थे वो 193 थे दहशतगर्दी के पाकिस्तान में जी। उसके नतीजे में 169 सिविलियन जो है वो जाँ बहक हुए, और 178 जो है वो हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल जाँ बहक हुए। आए अगले साल 2021, जिसमें अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया, आपके जो वाक़यात थे वो 267 से 214 लोग जो है वो सिविलियन जाँ बहक हुए, और सिक्योरिटी पर्सनल उससे भी ज़्यादा 226। और फास्ट फॉरवर्ड करके पिछले साल पे चले जाएं 2022 पे, वाक़यात बढ़ गए 361, सिविलियन जो शहीद हुए 229, और जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल 374। तो ये एक आपको नजर आएगा कि किस तरीके से बढ़ रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 7 से 10 हज़ार मिलिटेंट्स टीटीपी के अफगानिस्तान के उस इलाके में हैं जो कि मशरकी इलाका है उनका। नेक्टा की रिपोर्ट पढ़ लें कि किस तरीके से पिछले जो 4-5 साल हैं जब पीटीआई हुक्मरान थी, उसके नतीजे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कमज़ोर हुआ, और फिर हमारे जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने किस तरीके से
एक नाम नेहाद मुज़ाकरात किए, जिसमें अफगान तालिबान एक तरह से सालिस का किरदार भी नहीं अदा कर रहे थे, वो सहूलतकारी कर रहे थे दोहा मुआहदे की तरह से। और उसके नतीजे में आप देखें कि हजारों टीटीपी के लोगों को लाया गया, यहाँ तक कि जो स्वात के जो दो कसाई मशहूर थे, महमूद खान और मुस्लिम खान, उनको छोड़ा गया, उनको पार्डन मिला। अब आप ये ज़रा पूछ के बताएं कि किसकी एडवाइस पे आरिफ अलवी साहब ने उनको पार्डन दी थी। तो ये हम वही काट रहे हैं जो कि हमने खुद बोया है। और ऐसे वक्त में कि अफगान तालिबान भी अब हमारी बात नहीं मान रहे, और हमने हजारों टीटीपी के फाइटर्स को अंदर ले आए हैं, और वो कहते हैं कि जी उनके पास जदीद असला है। आप याद करें कि इन टीटीपी फाइटर्स को इन अफगान तालिबान ने जेलों से रिहा किया था। आप सदर साहब के हवाले से पूछ रहे हैं कि कैसे उन्होंने किसके कहने पर सदर साहब ने अलाउ कर दिया, यही तो मेरा सवाल है, ये तो मुझे भी नहीं पता। हबीब अकरम साहब बड़े वेल करेक्टेड है, मैं उनके पास चली जाती हूँ, हमारे सीनियर हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में ना फिर हमें अपने सीनियर्स की तरफ जाना पड़ता है। हबीब अकरम साहब, सवाल उठाया है सोलंकी साहब ने कि भाई ये जो सदर साहब है, इन्होंने ऑब्वियसली एक तरह से कोई एक्शन नहीं लिया, ये जब तमाम तर जो मामलात हैं वो हाथ से निकल रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी हद तक अमन और अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब रही है। मेरा सवाल साथ में जोड़ लीजिए, क्योंकि हम अक्सर श्रीलंका की बात करते हैं हबीब साहब, कि श्रीलंका बनने वाला है पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो गई है, अल्लाह ना करे। लेकिन मेरे मुंह में खाक, मुझे लगता है कि कुछ अजीब सी सूरत हाल है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर दहशत गर्दी नहीं थी। श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के अवाम को अपनी फ़ौज के ऊपर एतमाद था, यकीन था। जब फ़ौज ने कंट्रोल संभाला तो वहाँ पर हालात संभलने शुरू हो गए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर है, एक ऐसी लहर जो कि डायरेक्ट टारगेट कर रही है, थ्रेट्स दे रही है इमरान खान को, मरियम नवाज को, बिलावल भुट्टो को, ऐसे टाइम पर जब हम इंतखाबात में जाने वाले हैं। हम कैसे निकलेंगे इस भंवर से? देखिए, पाकिस्तान के जो बेशतर मसाइल हैं बीनश, वो कोई एक दिन में पैदा नहीं हुए। ना इसके मुआशी मसाइल एक दिन में पैदा हुए हैं, ना इसके सियासी मसाइल एक दिन में पैदा हुए हैं, और ना ही ये दहशतगर्दी का वाला मामला है ये एक दिन में पैदा हुआ है। हमने बतदरीज अपने निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। रियासती निज़ाम के अंदर ऐसे लोग जिनकी काबिलियत नहीं है, अहलियत नहीं है, वो बड़े बड़े ओहदों पर काबिज हैं। बल्कि आप यूं कहिए कि रियासत के अंदर नालायकी इसकी गहराई तक और पूरी चौड़ाई तक सरायत कर चुकी है। तो ऐसे नाअहलों से अगर आप ये तवक्को रखें कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस से ये ओहदा बरा हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये तवक्को रखना तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपकी रजायत पसंदी की दाद तो दे सकता हूं, लेकिन मैं इसको हकीकत तस्लीम नहीं कर सकता। जहां तक मामला है कि किसी ने खास काम क्यों नहीं किया, तो ये क्या हमारा कोई पहला शिकवा है या कोई पहली शिकायत है? मसला तो यह है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी ने बर वक्त कोई काम नहीं किया, और यहां पर हमेशा काम काफी लैतोलाल के बाद, इतनी ताखीर से और इतने बुरे तरीके से होते हैं कि आज जो हाल है आपका, वो आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का जिन एक दफा फिर बोतल से निकल रहा है। मईशत जो है वो तमाम तर जो हमारे वजीर खजाना है वो रजस पढ़ते हुए तशरीफ लाए थे, जहाज से उतरे थे, और यूं लग रहा था कि जैसे सलाहुद्दीन अयूबी ने कोई मईशत को फतह करने की ठान ली है, तो अब ये मुआशी लश्कर पूरे का पूरा सब कुछ फतह करके मईशत को हमेशा के लिए रवा दवा कर देगा। तो ये क्या निकला? देखिए, हमें अपने अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए कि हमने क्या किया है। पिछले 75 साल से देख लें, बहुत अच्छी बात है। पिछले 50 साल से देख लें, बहुत अच्छी बात है। पिछले 30 साल से नहीं देख सकते तो पिछले 3 साल से देख लें कि हमने अपने मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है। तो लिहाजा ये सारे उसके अंजाम है। इसको किसी एक स्पेसिफिक वाक़े की मद में, ये आप और मैं चूंकि जर्नलिस्ट हैं, किसी एक स्पेसिफिक वाक़े को किसी उसको डिस्कस करना और उसके ऊपर हम अपनी तवानाई ज़ाया करें कि इसमें किसने क्या किया था, इसमें किसको क्या करना चाहिए था। भाई, जिनको कुछ करना चाहिए था उन्हें पता नहीं है, जिसे जो कुछ कर सकता था उसमें अहलियत नहीं है। हबीब अकरम साहब, आपको लगता है ये जो इलेक्शन कैंपेनिंग्स हैं ये होंगी ऐसे सिचुएशंस में? इमरान खान अनाउंस कर चुके हैं, मरियम नवाज का अवामी राब्ता मुहिम का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है। लुक एट द कंडीशंस, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? ये 2013 से ज्यादा बुरे हालात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2013 में अगर ये सारी कैंपेन्स हो सकती हैं तो 2023 में क्या प्रॉब्लम है?
मसला यह है कि मैं मुसलसल देख रहा हूं कि 2002 से ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर, बल्कि जितने भी इलेक्शन हमने देखे, यानी उस वक्त भी जब इलेक्शन हुक्का की डेट दे दी जाती थी, उस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर अफवाहों का एक बाजार गर्म होता था, और जिन पार्टियों को नजर आ रहा होता था कि उन्हें इलेक्शन में कुछ ज्यादा पजीराई नहीं मिल पाएगी, वो हमेशा इसी तरह की दलील दिया करते थे कि हालात बड़े खराब हैं, कभी मईशत की दुहाई देते थे और कभी अमन व अमान का शिकवा करते थे। मामला यह है कि पाकिस्तान के पास ये वाहिद एक दस्तूरी रास्ता बचा है अपने आप को इकट्ठा रखने का, आगे बढ़ाने की, कोई उम्मीद पैदा करने का, और वो है इलेक्शन, बर वक्त इलेक्शन। अगर हम ये नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब है कि फिर हमने तो हार मान ली ना इन दहशतगर्दों से। एक चीज हबीब साहब बिल्कुल वेरी शॉर्टली मुझे बता दें, फिर मैं वापस अगले राउंड में आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज, जैसे आपने क्लियरली बताया कि आपकी नजर में इंतखाबात इसका हल है, एक चीज बस मुझे क्लियरली बता दी, क्या मुल्क के हालात आपकी नजर में वाकई खराब हैं? ये खराब, इतने खराब हैं कि गुज़श्ता 75 साल की तारीख में शायद मशरकी पाकिस्तान से पहले, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से पहले जो हालात खराब थे, शायद ये जो मौजूदा हालात हैं ये उससे भी ज्यादा खतरनाक और धमाका खेज है। ओके, वेल दैट्स अगेन वेरी अलार्मिंग, बिकॉज अगर इतने खराब हालात हैं तो फिर भी हबीब अकरम साहब की नज़र में ये लगता है कि इंतखाबात फिर भी होने चाहिए। सलमान आबिद साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जिस तरह से हालात जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में एक लहर आई हुई है, और अभी से नहीं, ये पिछले 2-3 महीने से तमाम तर मामलात चल रहे हैं, और शायद बैकग्राउंड में तो उससे पहले के चल रहे होंगे। ऐसे में अगर इंतखाबात को आगे कर दिया जाता है अमन अमान की सूरत हाल को देख करके, क्योंकि डायरेक्टली लीडरशिप को थ्रेट्स का कहा जा रहा है। अब खैर इमरान खान साहब एक अलग एग्जाम्पल है, बिकॉज इमरान खान साहब शायद इसको उनका ये वतीरा रहा है कि अगर कभी भी उनको किसी चीज़ से मना करें या समझाएं तो वो ये समझते हैं कि शायद ये साजिश हो रही है। अगर ऐसे में पॉलिटिकल लीडर्स ये बात ना माने कि आप कैंपेनिंग ना करें फॉर एग्जाम्पल, या ऐसे में अगर इंतखाबात आगे चले जाते हैं, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि मानेंगे लोग इस बात को? एक सेकंड, अच्छा एक मिनट सलमान साहब, हबीब अकरम कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी जी जी, मैं इसे माफी चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि आपने मेरे मतलब जो मुझे कहा है कि मैंने कुछ ऐसी बात की है इन हालात में भी इलेक्शन हो जाना चाहिए, तो भाई और इलेक्शन किन हालात में होते? पाकिस्तान के मसाइल इसलिए है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए पर वक्त। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर। कैंपेन चलाएं ना चलाएं ये तो जमहूरी प्रोसेस का फैसला है। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई गॉट इट लाउड एंड क्लियर, यू आर वेरी मच विद मी इन द शो। जी सलमान आबिद साहब, आपको भी लगता है इंतखाबात होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? देखिए पहली बात तो यह है कि जो हबीब अकरम ने बात बढ़ाई है, मैं जरा उसको थोड़ा सा और जरा एलोबरेट करना चाहता हूं। ये मसला महज सियासी नहीं है, ये मसला महज माशी नहीं है, और ये मसला महज दहशतगर्दी का या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान अपने एक रियासती बुरहान का शिकार है। पूरा का पूरा रियासत का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फॉल्ट लाइन आ गई है, जिसकी वजह से ना यहां गवर्नेंस हो रही है, ना यहां जमहूरियत और सियासत का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है, और ना यहां लोगों के मफादात पे मबनी सियासत है वो नहीं हो रही। तो अब वक्त ऐसा है कि जहां हमें रियासत को बचाने के कॉन्टेक्स्ट में, रियासत के इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बड़े फैसले करने हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान एक तजर्बा गाह है। हम 75 वर्षों से मुसलसल सिविल हुक्मरानी के कॉन्टेक्स्ट में और फौजी हुक्मरानी के कॉन्टेक्स्ट में तजर्बे कर रहे हैं, और हर दफा एक नया तजर्बा लेके आते हैं और बताते हैं कि शायद ये नागुज़ीर था इसलिए हमें ये तजर्बा करना पड़ रहा है। अब देखिए ना, लोग कह रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के जनाब कौमी हुकूमत तश्कील दे दें, हालांकि 13 जमातों पर मुश्तमिल इस वक्त हुकूमत है। लोग कह रहे हैं कि जी माशी माहिरीन के ऊपर मुश्तमिल हुकूमत ले आए। लोग कह रहे हैं जी अपना मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाए, इलेक्शन आगे कर दें। लोग कह रहे हैं कि जनाब दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है, उसको बुनियाद बना ले। माशी सूरत हाल बड़ी वर्स्ट हो गई है, उसको बुनियाद बना ले। यानी इंतखाबात से फरार का एक रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है। आज ही के वाकये के ऊपर जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है पेशावर में, आप बहुत से जर्नलिस्टों के ट्वीट्स पढ़े जिसमें यह रिफ्लेक्शन आ रही है कि जी इंतखाबात का इनकाद बहुत मुश्किल है। और भाई इंतखाबात का इनकाद अगर मुश्किल है तो फिर आपके पास मुतबादल ऑप्शन क्या है? मुतबादल ऑप्शन यह है कि आप इस सिस्टम को लंबा करें
और इस सिस्टम को लंबा करने के लिए अदालतों को अपने हक में इस्तेमाल करें, अदालतों से वो फैसले करवाएं जो फैसला आप करवाना चाहते हैं। और कौन सी इस बात की गारंटी है कि अगले 6, 7, 8 महीने के बाद मुल्क की माशी सूरत हाल में कोई बड़ा तब्दीली आने वाली है, मुल्क की सियासी बुरहान में कोई तब्दीली आने वाली है, मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। तो मैं हबीब अकरम की इस बात को सपोर्ट करते हुए कह रहा हूं, अल्टीमेट तो आपको इलेक्शन में जाना है ना। मगर सवाल यही है जो आज हमने सुबह देखा कि पेशावर के अंदर जैसे वाकया होता है, थ्रेट अलर्ट्स आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में फिर पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, क्या हमें अभी भी वही करना चाहिए कि जी इंतखाबात हों, सिचुएशन जैसी चाहे मर्जी हो, किसी को फेयर ग्राउंड मिले कैंपेन करने की, ना मिले, सूरत हाल हो कि ना हो। अंबर, ये मैं आपकी तरफ आ रही हूँ क्योंकि आई एम श्योर आपने बाकी सारे पैनलिस्ट को सुना है। मैं आपके साथ एक खबर भी शेयर करना चाहती हूँ। अमेरिका में क्योंकि दिवालिया होने का खतरा हो रहा है अमेरिका को, या आज ही मैंने जंग के अंदर खबर लगी हुई है, मैंने पढ़ी, उसमें ये लिखा हुआ है कि जी जो ऑपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी है वो भी सदर जो बाइडेन के साथ सर जोड़कर बैठने पर तैयार है और बुध को इन लोगों की आपस में मुलाकात होने वाली है। मुझे इतनी जेलसी होती है ना, मुझे लिटरली इतनी तकलीफ होती है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों ऑपोजिशन क्यों नहीं बैठ सकती हुकूमत के साथ? दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में केपीके की हुकूमत है, नेशनल सिक्योरिटी के इजलास हो रहे हैं, वहां पे मैं देख रही हूँ कि जी महमूद खान साहब नहीं जाते, चलें जी अब तो वहां पे हुकूमत ही नहीं है। पंजाब में भी कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन मुल्क के हालात देखें, महंगाई कहां पर है, अमन अमान की सूरत हाल कहां पर है, लेकिन यहां पर सियासतदानों ने, ऑपोजिशन ने हुकूमत के साथ नहीं बैठना, क्यों? बिनेश, आप मुझसे सवाल कर रही हैं, ये सवाल तो सियासतदानों से करने वाला है ना कि क्यों नहीं बैठ सकते। ये सवाल तो इमरान खान साहब से करने वाला है जब वो कहते कि चोर डाकुओं के साथ मैं नहीं बैठूंगा। जब उनको पेशकश की गई थी, जब ऑपोजिशन में शहबाज शरीफ थे, ये सवाल ये इस वक्त मौजूदा पीडीएम की हुकूमत से करना चाहिए कि अगर आप हुकूमत में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, बजाय कि लोगों को गिरफ्तार करवाएं या करें या चले उसको सपोर्ट तो ना करें। उसकी मजम्मत तो कर सकते हैं बतौर एक सियासतदान कि ये हमारे साथ भी हुआ था, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए और ये जल्द इसका कुछ हल निकल जाएगा, तो वो हाथ बढ़ा सकते हैं। तो ये आप मुझसे सवाल ऐसे कर रही है, आप बिल्कुल सही कह रही है। आप हम कहते हैं कि जो पोलराइजेशन और पॉपुलिज्म जो है, हम ट्रंप और अमेरिका की तरफ देखते हैं, वहाँ भी एक जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त एक सियासी जमात थी और एक सियासी लीडर था जो हार को मान नहीं रहा था और उसके बाद उसके सपोर्टर्स, उसके वर्कर्स ने हमला किया था उनकी पार्लियामेंट, हम कह सकते हैं उनकी कांग्रेस पर। इसको जनवरी 6 की इंसरेक्शन कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारी उसकी कानूनी चाराजोई भी हुई है, लोगों को जेल भी हुई है। यानी कि वहाँ एक प्रोसेस है जहाँ एक जब ब्रेक डाउन इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है, समझने की कोशिश होती है कि क्यों हुआ। उसके बावजूद आपने जो बात की कि जो पोलराइजेशन वहाँ इतनी एक्सट्रीम है, वहाँ मीडिया में भी आपको जैसे पाकिस्तान में नजर आता है कि कोई एक तरफ होता है, कोई एक तरफ होता है, वहाँ भी है। लेकिन इसके बावजूद अभी आप बात कर रही थी जो ये दिवालिया होने से बचाने के लिए कि वहाँ इम्पास बन गया है, लेकिन वहाँ से पहले भी जब इन्फ्लेशन का बिल पास हुआ था, ये कई महीनों में पार्लियामेंट में बैठकर इन्होंने आपस में इस बिल का जो तराशा था कमिटीज में बैठकर और फिर आगे जाकर मंजूर करवाया था। क्यों? इसलिए क्योंकि इनको सियासत पता है कि एक लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं है, कंटिन्यूटी है, इलेक्शंस होते हैं, उनको पता है कि उनको आवाम के पास जाना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि सब लोग पिंडी की तरफ देखते हैं कि आप हमें दोबारा से इक़्तिदार में लाएं। कोई कहता है कि न्यूट्रल हो, कहते हैं न्यूट्रल मेरी तरफ हो। इस तरह से तो नहीं चलता ना। सो आई थिंक अब ये जो इलेक्शंस होने हैं इसमें बिल्कुल सब हम इत्तफाक करते हैं, मैं भी इत्तफाक करती हूँ, इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक ये गुज़िश्ता 3-4 सालों में जहाँ इदारों में आपको तकसीम करवाया गया, आप अदलिया को देख लें, काजी फायजीसा के साथ क्या हुआ, उसका भी इमरान खान साहब तो अपने कंधों से इसका हटा देते कह कर के ये तो मुझे मशवरा दिया गया था, ये मेरा नहीं था प्लान, लेकिन हुआ तो था ना। उसकी वजह से आपको एक तकसीम नजर आया अदलिया में, आपको फौज के अंदर तकसीम नजर आया जब अपॉइंटमेंट्स हो रही थी और किस तरीके से हो रही थी, और किसी पर इल्ज़ाम लगता है, किसी पर नहीं इल्ज़ाम लगता। आपको सियासतदानों में तकसीम नजर आई क्योंकि कोई कुछ खास जमातें थी जिनको जब ज़्यादा उनको जेल में डाला गया, कुछ थी जो अब जिनको जेल में डाला गया। तो ये तकसीम की वजह से
आप कैसे यकीन रख सकते हैं कि जो अगला इलेक्शन होगा, जब आपस में बातचीत कोई भी स्टेक होल्डर नहीं कर रहा, जब ये जो अभी हमारी हालिया तारीख है उसका आप खुलकर कोई बात नहीं कर रहा, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे आसिफ जरदारी हो, इनमें से कोई भी आपको पूरा सच नहीं बताता, चाहे बाजवा साहब हो। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजवा साहब भी अपने फेवरेट अपने जो एंकर्स या लोग हैं या कॉलम निगार हैं उनके साथ बातचीत करके अपना मौकफ तो पेश कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई शक नहीं है कि उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार था। और ये जो इंस्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है, वो जो अनअकाउंटेबिलिटी है, उनकी भी जिम्मेदारी पड़ती है। तो बहुत वैलिड पॉइंट है, मुझे यहीं से आगे बढ़ना है, मुझे इजाजत दीजिए, छोटा सा ब्रेक लेना है। ओके, आई गॉट योर पॉइंट अंबर, हम रिज्यूम करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे। वेलकम बैक जी। बेरहम सियासत है, इख्तिदार की जंग जारी है और इस तमाम तर सिचुएशन में अवाम फरामोश हो रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, देखें जी, कोई भी जमहूरियत पसंद ये तो नहीं कहेगा कि आप आइन और कानून से बाहर जाएं, और ये भी नहीं कहेगा कि आप इलेक्शन से बाहर जाएं, लेकिन ये बहुत एक सादा सी सोच है कि जी इलेक्शन एक ऐसा एक तरियाक है कि वो सारे मर्ज जो है वो दूर कर देता है। आज से 90 साल पहले आज ही के दिन हिटलर साहब जो है वो चांसलर मुंतखब हुए थे। उसके बाद जर्मनी का क्या हुआ और दुनिया का क्या हुआ वो आपको पता है। हमारे करीबी मुल्क भारत में मोदी साहब जो हैं वो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन भारत की सेकुलरिज्म और वहाँ की सियासत का क्या बना है वो आपको पता है। इमरान खान साहब जो है वो एक वन पार्टी स्टेट कायम करने की कोशिश कर रहे थे, उसके नतीजे में मुल्क का क्या हुआ वो आपने देखा। आप आखिरी वो जावेद चौधरी का कालम पढ़ लें तो आपको ज़रा पता एक झलक मिल जाएगी कि जब जुलाई 2018 में मरियम और नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो इमरान खान की क्या फरमाइश थी कि इनको क्यों जेल में डाला जाए और इनकी आवाज़ तक नहीं आए। जिस तरह से 2018 के इंतखाबात में झुर्लू फेरा गया। एक मिनट जिस तरीके से बात जारी रखिएगा, ऐड कर लें, क्योंकि आपने कॉलम की बात की, आपने एक तरफ की बात बताई अभी कॉलम के अंदर कि जी इमरान खान साहब ने क्या ख्वाहिश का इजहार किया, ये भी बताइए कि आगे से जवाब क्या मिला। आगे से जवाब ये मिला, आप उसकी टेंशन ना लें, आप सिर्फ कैंपेनिंग के ऊपर फोकस करें। सर पूरी बात बताएं ना, फिर मजा आएगा, सीधी बात में बैठे हैं सर। जी तो वो आपने बता दी बात। तो बात ये है कि जिस तरीके से 2013 में आप चले जाएं, 2013 में जिस तरीके से टीटीपी ने एक तरह से पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन चलाई कि एएनपी और पीपल्स पार्टी के लोगों को चुन चुन कर मारा और उसके नतीजे में पीटीआई जो है वो मुंतखब हुई। और आज भी इमरान खान अफगान तालिबान और टीटीपी की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। ये उनकी तवक्को ये है कि अब जो इलेक्शन होंगे उसमें टीटीपी जो है वो शायद वही किरदार अदा करेगी। तो बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो दहशतगर्दों की तंजीमों के साथ मिलकर के आसिफ अली जरदारी के ऊपर सर इल्जाम लगा रहे हैं। आप थोड़ा इस चीज को भूल गए हैं। वो आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर देन अगेन ये बहुत बहुत खतरनाक बात है। बेनजीर भुट्टो शहीद की एग्जाम्पल हमारे सामने है। वो अपनी शहादत से पहले ये कह रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुशर्रफ उसके जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार हैं नहीं है, लेकिन अभी तक आज की तारीख तक मुशर्रफ साहब को उस इल्जाम की वजह से भुगतना पड़ता है। इस तरह के इल्जाम के रिपरकशंस होते हैं। तो वही बात है ना, हम आगे कब बढ़ेंगे? इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मदरसा हक्कानिया को 30 करोड़ रुपए सालाना जो है वो कौन सी हुकूमत दे रही थी? किसने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कमजोर किया? किसने नेक्टा की पॉलिसीज को आगे नहीं चलाया? ये सबको पता है। तो इस पर हम क्या बात करें। लेकिन जो ये जो IMF और दूसरे इदारे जो हमें घास नहीं डाल रहे, उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान जिस तरह से स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए इस्तेमाल होता था और यहाँ पर डॉलरों की बारिश होती थी, वो वक्त आकर चला गया है। अब इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, अब वो रहमतें वो बारिशें हम पर नहीं होंगी। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। बाकी जिस तरीके से वो बारिशें नहीं होंगी हबीब अकरम साहब, छोड़ आए हम वो गलियां। अब आपने कहा एक फर्द वाहिद इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस सिचुएशन का, 4-5 नाम बता दें।
आपकी नजर में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? 3 नाम मैं आपको बता देती हूँ, अगर दिक्कत होगी नाम बताने में, लेकिन बाकी नाम आप बता दें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। किसी ना किसी को तो अवाम के कटहरे में खड़ा करना है ना। अवाम किसका गिरेबान पकड़ के पूछे कि भाई पाकिस्तान को कहां पे ले आए आप लोग? बीना शकीम साहबा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एहतजाज करना चाहूंगा जी। उसकी वजह यह है कि मैं, आप सब लोग मेरे मोहतरम हैं, मेरे कुलीग सर, आंखों पर सर। और मुर्तजा सोलंकी साहब मेरे लिए आप सब में से ज्यादा मोहतरम और ज्यादा मेरी उनके साथ मोहब्बत है। और मुझे अफसोस है इस पैनल में बैठे हुए, मैं एक्चुअली जहन में ये सोच रहा हूं कि मैं उठ जाऊं, यानी यहां से अपना स्काइप का कनेक्शन बंद कर दूं। क्यों भाई, या ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया ऐसा? मैं अर्ज करता हूं, उसकी वजह यह है कि मुर्तजा सोलंकी साहब जैसा शख्स, इतना बड़ा आदमी जिनको हमने लुकअप किया है, अगर एक नेशनल टीवी नेटवर्क पे बैठ के इलेक्शन के ना होने के दलाइल देगा, तो इसका मतलब यह है कि फिर मुझे तो मुझे गौर करना पड़ेगा कि हम सारी जिंदगी क्या समझते रहे। बात यह है कि क्या ये मेरा मुल्क नहीं है? ये हम सब का मुल्क है, और मुल्कों में जमहूरियत के अंदर कदम जो है वो हमेशा आगे तब बढ़ता है जब वहां पे इलेक्शन होते हैं। आज यहाँ पे कभी इनो आ करके, कभी चूनो चरा करके इलेक्शन के अगेंस्ट जो दलाइल घड़े जा रहे हैं, मैं इन पे ना सिर्फ एहतजाज करता हूं, बल्कि मैं अपने दुख का इजहार भी करता हूं, और मैं माफी भी मांगता हूं मुर्तजा सोलंकी साहब से कि मुझे इस तरह के अल्फाज, इससे ज्यादा नरम अल्फाज जो है वो मेरे जहन में नहीं आ रहे थे। ठीक है, आपका प्रोटेस्ट रजिस्टर हो गया है सर। आंखों पर सर, ये बड़ा डेमोक्रेटिक शो है, सोलंकी साहब भी बड़े डेमोक्रेटिक है, हम सारे डेमोक्रेटिक है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, नथिंग पर्सनल। लेकिन इंतखाबात आपके एक चाहने से और मुर्तजा सोलंकी साहब के ना चाहने से तो होने नहीं है, उसका एक बाकायदा तौर पर में जो लिखा हुआ है, बिल्कुल बात कर लेना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो होना चाहिए। आई थिंक सो सोलंकी साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जी, वेरी क्विकली सोलंकी साहब, इन 30 सेकंड्स। या आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी जी, अभी तक जो मैंने कुछ कहा है उसको दोबारा सुन लीजिए। मेरी इब्तिदा ये थी कि कोई जमहूरियत पसंद शख्स आइन और कानून से बाहर जाने की बात नहीं करेगा और इलेक्शंस की अहमियत को नजरअंदाज नहीं करेगा। ये कहते हुए जो हकायक थे वो मैंने पेश किए। ठीक है जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। सलमान आबिद साहब, हु आर द फैक्टर्स और द पीपल रिस्पॉन्सिबल जहां पर पाकिस्तान आज खड़ा है? क्या जनरल फैज के ऊपर हम जिम्मेदारी डाल सकते हैं सलमान आबिद साहब? इमरान खान पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं या शहबाज शरीफ पर जिम्मेदारी डालनी है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने जी सर। हो, देखिए बात यह है, इस पे इंडिविजुअल्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। जिसने किया है बतौर इंस्टीट्यूशन किया है। आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात करें, आप पाकिस्तान की सियासी जमातों के ऊपर बात करें, आप हमारे इदारों के बारे में, इलेक्शन कमीशन समेत इदारों के बारे में बात करें, आप हमारी ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करें, हमारी जुडिशरी के बारे में बात करें, इन्हीं में से लोग हैं ना जिन्होंने सारे सिस्टम के अंदर जो खराबियां हुई हैं उनको किसी ना किसी शक्ल में फैसिलिटेट किया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि हमारी सिचुएशन इस वक्त बड़ी वर्स्ट है और इलेक्शन जो है हमने नहीं जाना, तो फिर हमारे पास अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट यह है कि हम तजर्बे करें, जो हम 75 साल से तजर्बे कर रहे हैं, कि आप इस रिजीम को बढ़ा दें अदालतों से। आपको याद है ना, अपना चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जनरल मुशर्रफ को एक्सटेंशन दी थी कि आप 2-3 साल तक बैठ के इसके अंदर आइन के अंदर अमेंडमेंट करते रहें। आप भी करना शुरू कर दें। देखिए मसला यह है कि ये किसी ने नहीं कहा, जो भी सोलंकी साहब ने बात की है कि इलेक्शन के नतीजे में कोई बाहर आ जाएगी, कोई इलेक्शन के नतीजे में कोई इंकलाब आने वाला है, लेकिन हमारे पास वे आउट क्या है आगे बढ़ने का? अगर आपने क्राइसिस को रिजॉल्व करना है, आपने महाजराई को खत्म करना है, टकराव को खत्म करना है और कोई वे आउट निकालना है, पैसे नहीं है भाई, सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, नहीं, 1 अरब से ज्यादा पैसे चाहिए। बात तो सुने। और यार बीनश, अच्छा बीनश, बात यह है कि शहबाज शरीफ के पास 90 अरब रुपए देने के लिए अरकान असेंबली के लिए डेवलपमेंट फंड है, इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है। और ये जो बड़ी बड़ी लग्जरीज और जिस किस्म का आप शहाना अंदाज का हुक्मरानी कर रहे हैं उसके लिए पैसे हैं। तो इसलिए ये तजाद है। अगर आप इलेक्शन से फरार इख्तियार करना चाहते हैं तो जो मर्जी जस्टिफिकेशन दे दें। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप इलेक्शन ना कराएं, जो लोग नहीं कराना चाहते, लेकिन इससे पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान के अंदर बुरहान कम नहीं होगा और ज्यादा बढ़ेगा।
इसलिए जो लोग ये हमें मशवरे दे रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर बैठ के पॉलिसी साजों को, एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को, अपोजिशन को, कि जी हम इससे फरार इख्तियार करके कोई नया तरीका निकालते हैं। रोजाना एक वजीर आता है, एक नया जस्टिफिकेशन नोट निकालता है। तो खुदारा ये वुजरा जो है थोड़ा सा जरा अपने उसमें देख के देखें कि इससे कोई मसले का अगर हल निकलता है तो हमें भी जरा बताएं, आपको भी पता चले कि भी कैसे मसले का हल निकलेगा। हमें तो इसाकदार ने भी कहा था कि मसले का हल मेरे पास है, हमने देख लिया नतीजा क्या निकला। हमें पता चला कि तजर्बाकार हुकूमत आ रही है, इमरान खान की तरह की नालायक हुकूमत नहीं है, इनके पास सारा रेजोल्यूशन है, वो भी नतीजा हमने देख लिया। तो आपके पास क्या वे आउट है इकोनॉमी को दुरुस्त करने का? एक बिट जरा हबीब अकरम साहब आप दे दीजिए और फिर उसके बाद मैं आखिरी 2 मिनट अंबर शमसी साहिबा को देना चाहूंगी वेरी क्विकली। जी हबीब साहब। जी जी। यमन में इलेक्शन एक दफा मुलतवी हुआ था 2003 में, आज तक वहां खाना जंगी जारी है, इलेक्शन नहीं हो सका। अभी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम सब लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कहीं खुदा न खास्ता वो वक्त आ जाए कि जब कोई कहे कि मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए। सर कराएं इलेक्शन, सबको कराएं इलेक्शन, पर प्लीज इतने पैसे तो दे दें कि हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डाल के दफ्तर आ जाएं। जरूर कराएं इलेक्शन, इतने पैसे दे दें आवाम को कि वो अपनी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डाल के अपने अपने कामों पे चले जाए। हमें कोई परवाह नहीं इलेक्शन लड़के, सर मैंने आपने थोड़ी ना कुर्सी पे बैठना है, आवाम को तो कुछ दे दे। जी अंबर शमसी साहिबा, फाइनल 2 मिनट्स फॉर यू प्लीज, सम ऑफ द सिचुएशन। अगर कोई आपके पास आइडिया है, कोई उम्मीद है, कोई नवीद है मेरी ऑडियंस को, मेरी आवाम के लिए, तो प्लीज जरूर शेयर करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए आज के दिन जहां पेशावर में एक दहशतगर्द हमला हुआ है, उम्मीद मुश्किल से नजर आती है, लेकिन उम्मीद तो हम पाकिस्तानी अवाम पर हमें एतमाद रखना चाहिए, उनके फैसलों पर, यही उम्मीद है पाकिस्तान के नौजवानों पर। और ये वक्त और एक स्पेस देनी चाहिए कि सियासी जमातें अपनी बग़ैर मदाखलत के अपनी कैंपेनिंग भी करें। इसमें कोई शक नहीं है। 2008 का भी इंतखाबात हमें याद है, वो भी बहुत मुश्किल हालात में हुए थे, वहाँ तब भी बहुत हालात अच्छे नहीं थे। हम एक आमलियत के दौर से गुजर के आए थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया था, उसके बावजूद इंतखाबात हुए थे। 2013 के इंतखाबात आप और मैंने, हम सब ने कवर भी किए, देखा भी है जिस तरीके से ANP और पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया था। मुर्तज़ा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके बावजूद इंतखाबात हुए, वो क्या सही थे या नहीं थे वो कोई माने नहीं रखता। उसके बाद तो इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा एतराज़ उठाया था, इसके बावजूद कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने उस एतराज़ात को रद्द कर दिया था। लेकिन मैं कहूँगी कि इंतखाबात होने चाहिए। देखिए हम ऑलरेडी, मगर उससे कबल जब तक सब मिल बैठकर ये तमाम 3-4 सालों का अजाला नहीं करेंगे और सब इसमें शामिल नहीं होंगे, हम कोई, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो एक शक है जो मुझे, कि इमरान खान साहब उनके फेवर में इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो वो नहीं मानेंगे। अभी आप सलमान साहब तो बात करते हैं अब की, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान तो बाद में नहीं मानेंगे। यही मैं कहने लगी हूँ, मैं यही कह रही हूँ ना। तो लेकिन इसके लिए बातचीत करना तो जरूरी है ना, कहीं तो नरमी, कहीं तो अपनी अना को साइड पे रखने की जरूरत है। वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। I'm sorry guys, thank you so much for today। मेरे शो का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।